तुम लोग बैक भी लगती है, मेरी तो लगी थी। चलो शशीर चंद्रा, हेलो यार शशीर, आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा, आप कल नहीं आ पाए थे शायद। चलो बढ़िया, मैं आज की इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। मजेदार, 2500 में 2500 में एक चैलेंज होता है क्या तुम्हारे? अच्छा, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इमेजेस अपलोड कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं हो रही यार ये इमेज अपलोड? ठीक है, और बस 1 मिनट से करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो ये सारी इमेजेस आज हमें बहुत हेल्प करेंगी। बस एक और, अच्छा 2500 रुपए में चैलेंज होता है। चलिए, आई एम डन विद दी ऑल दी स्लाइड्स। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया, अभी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका पेन हो गया। तो कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं गाइस। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कल का क्लास आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास और कल वाली क्लास और आज की क्लास हमें कहीं ना कहीं एसएससी जेईई में और जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करेंगे। आज हम परमिसिबल लिमिट देंगे, कल से हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल से हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से कल से हम लोग डिजाइन करेंगे। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये आज की हमारे कुछ इमेजेस हैं जो आज हमें काम देंगे। तो कल तक हमने जो पढ़ा था उसके आगे अभी कंटिन्यू करिए, फिर ये इमेजेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिए जो स्टील हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, स्टील की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। और कल हमने देख लिया था व्हाई वी आर प्रेफरिंग स्टील स्ट्रक्चर ओवर द आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इफ नथिंग इज गिवन इन द कन्वेंशनल क्वेश्चन हम ये वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ई वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और मॉडुलस, शियर मॉडुलस देखो, शियर मॉडुलस वैल्यू लिखते हैं और फिर इसे एक चीज इन्फर करते हैं। ये जो वैल्यू आपकी होती है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, तो ये शियर मॉडुलस की वैल्यू होगी। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर जो आपका स्टील होता है, ठीक है, जब भी कभी हम किसी भी सेक्शन के अंदर शियर देखेंगे उसमें परमिसिबल वैल्यू कम रखेंगे। व्हाई? बिकॉज़ स्टील इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, स्ट्रांग इन टेंशन बट वीक इन शियर। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये शियर मॉडुलस की वैल्यू होगी। पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? पॉइजन रेशियो की वैल्यू हम लोग लेंगे, दिस म्यू विल टेक आउट टू बी इलास्टिक रेंज में। इलास्टिक रेंज में अगर वर्क कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.3, और अगर प्लास्टिक रेंज में वर्क कर रहे हैं, प्लास्टिक रेंज में वर्क कर रहे हैं तो इट इज 0.6। और डेंसिटी हम लोग स्टील की लेते हैं, नथिंग इज गिवन। डेंसिटी ऑफ स्टील इज टेकन टू बी 7850 kg/m³। तो ये ऑन एन एवरेज होगी है। ठीक है, 7860 भी होती है, 7850 भी होती है, डिपेंड्स कि हम कैसा स्टील बना रहे हैं। तो ये वैल्यू आप लोग लिख लीजिए, बहुत काम आएंगी। इसके बाद एक नोट लिखवाता हूं आप लोग को, और कल से डिजाइन करना सीखेंगे हम लोग, कैसे कनेक्शंस डिजाइन करते हैं। पूरा का पूरा हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल में कनेक्शन डिजाइन करने में बहुत फोकस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आई होप लिख लिया सबने? डेली मैं आप लोग को टेस्ट के लिए रिमाइंड कर रहा हूं, डेली टेस्ट के लिए रिमाइंड कर रहा हूं। मई के लास्ट वीक में आरसीसी का वन लाइनर क्वेश्चन का टेस्ट होगा। प्लास्टिक रेंज में 0.6 लेते हैं, अगर नथिंग इज गिवन वी टेक 0.6। ठीक है, देखो ये वैसे तो वैल्यू जो आती है, ठीक है, सर हम लोग को भी टास्क दीजिए सर। चलिए ठीक है, नैन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक टेक्स्ट लिखिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स ग्रुप पे हैं उसमें कोई रियायत नहीं होगी, डेली मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपसे ब्रॉडर टर्म में पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एज फार एज डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। कल हमने क्या देखा था? कल हमने एडवांटेज देखा था कि ये एडवांटेज है कि स्टील स्ट्रक्चर के ये एडवांटेज है ओवर द आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, कल हमने वो चीज देखी थी। बट अगर आपसे बोले एज अ डिजाइन स्टेप पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर में? ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है देखिए बहुत ध्यान से। अगर मैं आरसीसी बोलता हूं, आरसीसी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम एलएसएम से आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, हम जो ध्यान रखते हैं उसमें स्ट्रेन कंसंट्रेशन अप्रोच होती है। आरसीसी स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रेन कंसंट्रेशन अप्रोच, स्ट्रेन रेशियो अप्रोच। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को ये बीम दूं, आरसीसी बीम अगर मैं देता हूं यहां पर, ठीक है, एंड दिस इज द रीइंफोर्समेंट, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन मैंने काट दिया, फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो ध्यान होता है इन एलएसएम, हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का स्ट्रेन इसका वो बना देते हैं। देखो इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं अप टू दिस पॉइंट। तो अगर क्रैक सेक्शन थ्योरी होती है तो हम कहां तक ध्यान रखेंगे? यहां तक रखेंगे ना, एट द लेवल ऑफ स्टील, एट द लेवल ऑफ स्टील। ये स्ट्रेन है। ठीक है, ये स्ट्रेन है, और स्ट्रेन इन द एक्सट्रीम कंक्रीट फाइबर्स क्या होता है? 0.0035, और स्ट्रेन इन एक्सट्रीम टेंशन इसमें कितना होता है? 0.002 + 0.87 Fy/Es। ठीक है, एक इलास्टिक स्ट्रेन होता है, एक प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करना है अमंग्स दिस 0.002 0.87 Fy/Es कौन सा इसमें से इलास्टिक स्ट्रेन है? फटाफट मुझे आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? ये ऑप्शन ए है, पहले जो लिखा है ऑप्शन बी ये है। कौन सा इलास्टिक स्ट्रेन है? कौन सा इलास्टिक स्ट्रेन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इलास्टिक स्ट्रेन है, ये परमानेंट स्ट्रेन रहता है। ठीक है, जैसे आप लोड हटाएंगे, इफ यू लोड द मेंबर बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जैसे लोड हटाएंगे ये स्ट्रेन तो रिकवर हो जाएगा, बट ये स्ट्रेन नहीं होगा, इट इज परमानेंट इन नेचर। बात समझ आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपका स्ट्रेन है, और स्ट्रेस क्या होता है इसमें? अगर एलएसएम की अगर हम बात करें तो एलएसएम में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, द स्ट्रेस डायग्राम विल बी रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल। द स्ट्रेस डायग्राम विल बी रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल। ये कितना होता है? 0.87 Fy। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट है ये कितना होता है? 0.36 FCK B * XU। ये B * XU लिख देता हूं, और ये कितना होता है? ठीक है, ये जो स्ट्रेन है ये तो कंक्रीट में है ना, एक्सट्रीम एट द टाइम ऑफ फेलियर, इससे कंक्रीट में इससे कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? 0.0446 FCK, 0.446 FCK। ठीक है, FCK। ठीक है,
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? आरसीसी इज अ स्ट्रेन कंसंट्रेशन अप्रोच एट द टाइम। अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर को एलएसएम से डिजाइन करते हैं तो हमारा ध्यान कहां होता है कि एट द टाइम ऑफ फेलियर इससे कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ताकि जब आपका मैक्सिमम स्ट्रेन होगा तो आप क्या कर रहे हो, मटेरियल की स्ट्रेंथ को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। बात समझ आ गई? अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ठीक है, फटाफट बनाइए आरसीसी इज अ स्ट्रेन कंसंट्रेशन अप्रोच। तो ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, देखो आरसीसी बीम है। 90% लोग जब आरसीसी पूरा पढ़ लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट एट द एंड ये चीज भूल जाते हैं। 0.45 एफसी के भी लिखते हैं इसे कई लोग, ठीक है। 0.87 को क्या बोलते हैं? 0.87 इज द परमिसिबल स्ट्रेंथ इन परमिसिबल स्ट्रेस इन द स्टील, ठीक है। फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाते हो ना एलएसएम में, एफ बाई अपॉन, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील? कितना होता है स्टील में? एलएसएम में स्टील में कितना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाते हैं? 1.15। यस, तो 1 डिवाइड बाय 1.15 इज 0.87, यही तो होता है। एफ बाई डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू 0.87 बाय। अरे आरसीसी में अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे ना यार, ठीक है ना, अगर आरसीसी इलास्टिक स्ट्रेन, यार ये देखो ना, हम लोग इलास्टिक नहीं, हम लोग तो यहां पर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जा रहे हैं ना, एलएसएम से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड, अब देखो आरसीसी के जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एलएसएम तो फटाफट हो जाना चाहिए। जहां जितने भी स्टूडेंट ने आरसीसी पढ़ा है इस वाले सेशंस में, ठीक है, आरसीसी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, धड़ा आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो आरसीसी आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर स्ट्रेन कंसंट्रेशन अप्रोच, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? फटाफट लिखिए। स्टील, अगर आप स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, अगर कंसंट्रेशन, अगर हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या सोच के हम आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्टील स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन स्ट्रेस कंसंट्रेशन अप्रोच, स्ट्रेस कंसंट्रेशन अप्रोच, स्ट्रेस कंसंट्रेशन अप्रोच, ठीक है। तो मैं एक स्टील स्ट्रक्चर बना देता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्योरली स्टील बीम है, प्योरली स्टील बीम है, ठीक है, और ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये आपका सिंपली सपोर्ट हो गया, ठीक है, प्योरली स्टील है ये। और देखो ये मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, एंड दिस इज लेट अस सपोज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर क्या होता है? लीनियर होता है। तो ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, तो दो तीन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इंटरव्यू में। अभी दो चीज पूछता हूं आप लोगों से, अभी दो चीज पूछता हूं, मजा आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपका क्या है? दिस इज स्ट्रेन इन कंप्रेशन, स्ट्रेन इन टेंशन फाइबर, स्ट्रेन इन कंप्रेशन फाइबर, स्ट्रेन इन टेंशन फाइबर, ठीक है। ऊपर अगर कंप्रेशन है और नीचे अगर टेंशन है, तो ये जो क्या है, एफ वाई तक हम चले जाते हैं। ऑल द फाइबर्स आर स्ट्रेस। ये आपका प्लास्टिक सेक्शन में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप ये लिख लीजिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन अप्रोच, तो ये यहां पर लिख लीजिए स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डायग्राम है, दिस इज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एट कोलैप्स, ठीक है। और ये क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट कोलैप्स, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट कोलैप्स, ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस एट अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द डिफरेंस आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर, तो आरसीसी स्ट्रक्चर इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन कंसंट्रेशन अप्रोच एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन अप्रोच। लिखा सबने? सब लोग ठंडे पड़ गए यार, लिख लिया सबने? बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, दोनों चीज लिखी ना, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया। ये चीज हमने और कवर कर ली, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कवर कर ली, ये कवर भी कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम स्टील स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करते हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू डिजाइन बाय डब्ल्यूएसएम मेथड, नाउ वी यूज्ड टू डिजाइन बाय एलएसएम मेथड। तो आप एक चीज लिख लीजिए कि जब भी हम कभी स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम डिजाइन करते हैं मतलब कनेक्शंस का मेन डिजाइन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करते हैं सो दैट जो लोड आए सक्सेसफुली उसको बियर कर ले स्ट्रक्चर। तो आप एक चीज लिख लीजिए, डिजाइन ऑफ, नेक्स्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर, डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर एंड देयर कनेक्शंस, so that applied load can be resisted and transformed safely and economically। ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी कभी स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कनेक्शंस और मेंबर दोनों डिजाइन करने पड़ेंगे सच दैट आपका जो लोड आ रहा है वो सेफली ट्रांसफर हो जाए और आप जो डिजाइन करेंगे वो इकोनॉमिकल है, ठीक है। ये आपका मेन एम होना चाहिए, लिख लीजिए फटाफट। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल से अनअकैडमी पे एक एजुकेटर जुड़े हैं, ठीक है, ठीक है। मैं सच में उनको बहुत एडमायर करता हूं, जसपाल सर जुड़े हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल के लिए मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर सो फार आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद एनी ऑफ द एजुकेटर, ठीक है। तो मतलब बहुत पुराने एजुकेटर हैं, 2012 2013 में उन्होंने अपनी 2012 में उन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए लेक्चर शायद उनका 7 बजे से होता है, मुझे आइडिया नहीं है अभी, तो शायद वो स्पेशल क्लास ले रहे हैं अभी उनका बिल्कुल करना है। जितने भी मेरे ग्रुप में स्टूडेंट ऐड हैं, ठीक है, तो मैं एनवायरमेंटल के लिए उन्हीं के लेक्चर प्रेफर करूंगा, ठीक है। 10 में से क्लास होगी, अच्छा ठीक है, जो भी है मैं आप लोगों को उसकी अपडेट दे दूंगा, ठीक है, अपडेट मैं दे दूंगा। बहुत बढ़िया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट। चलो एक सब्जेक्ट और आपका स्ट्रांग हो जाएगा फॉर श्योर, एक और सब्जेक्ट जसपाल सिंह नाम है उनका, जसपाल सिंह नाम है, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे किसी एजुकेटर को प्रमोट नहीं करता हूं क्योंकि जब मुझे लगता है ना यार कि बंदे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं तभी मैं प्रेफर करता हूं, ठीक है। सो ही इज वन ऑफ द एजुकेटर जो क्या कहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो आप लोग उनके लेक्चर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल होंगे। चलो तो एक और सब्जेक्ट आपका बढ़िया हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया है तो पैसे वर्थ हैं आप लोग के, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, चलो ठीक है। लेक्चर्स आप उनके अटेंड करेंगे, टेस्ट सीरीज आप जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा उसके बेसिस पे आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे, बात समझ आ गई? क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि उनका जो जोनर है वो फिक्स जोनर है, ठीक है। वो कौन सी चीज स्किप करते हैं, क्योंकि मैंने उनके पूरे प्रॉपर नोट्स थॉरोली पढ़े हुए हैं, कहां वो चीज स्किप करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्या चीज वो स्किप करते हैं। और टेस्ट सीरीज जब मैं आपसे लूंगा, टेस्ट जब आपके लूंगा तो वो चीज आपकी कवर हो जाएगी, तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट चीज आप लिख लीजिए कैसे कौन सी थ्योरी पे हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ये हम लिखते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग थ्री डिजाइन थ्योरी, ये लिखिए फटाफट, 3 डिजाइन थ्योरीज, ठीक है। तो कौन सी थ्योरीज है? एक तो इलास्टिक थ्योरी, या फिर इसे बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन थ्योरी, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड,
सेकंड आपका क्या आता है, कौन सी थ्योरी जिस पे हम स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन थ्योरी बेस्ड है, अल्टीमेट और प्लास्टिक डिजाइन मेथड। और थर्ड जो आपके मेथड है जिस पे मतलब डिजाइन बेस्ड होता है, दैट इज लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। क्या क्या तीनों में डिफरेंस है, ये हम देखते हैं। लिमिट स्टेट, ठीक है, डिजाइन मेथड, ये फटाफट लिख लीजिए। देखो टाइम क्लैश नहीं होगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी मतलब आप लोग की क्लास मतलब कोई भी, देखो जो मैं एजुकेटर आपको रेफर कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास उनसे अलग रखूं, ठीक है, ताकि पैरेलली आप एनवायरनमेंट भी पढ़ लो और स्टील भी पढ़ लो। और जितने भी स्टूडेंट देखिए जुड़े हैं ना, ये जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारी जीत पता है कहां होगा अल्टीमेटली, हमारी जीत कहां होगी, हम जिस पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं, हम देखो टेस्ट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। डेली मैं आपको मोटिवेट करता हूं, डेली मैं आप लोग को टेस्ट के लिए एनकरेज करता हूं, क्योंकि मैं आप लोग के टेस्ट बहुत, जितने मैं आपके टेस्ट लूंगा उतने ही आप देखिए परफेक्ट बनोगे और बढ़िया एकदम निखर के आओगे, ठीक है। वहां पर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां हमारा और स्टूडेंट्स के उस पे एज मिल जाएगा। चलो बढ़िया, लिखा आपने फटाफट, पहली चीज लिखिए इसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड या फिर इलास्टिक कांसेप्ट, लिखिए फटाफट। So these are the three theories on the design of the structure is based। दो हम लोग देख चुके हैं आरसीसी में, दो चीज हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन सी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी देख चुके हैं और लिमिट स्टेट मेथड भी हम लोग देख चुके हैं। ये अल्टीमेट प्लास्टिक डिजाइन क्या है, देखो जब भी हम कोई थ्योरी बता रहे हैं तो दो इमेजेस आपको बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में। पहली एक तो आरसीसी की, स्टील है, कंक्रीट है, दूसरी प्योरली स्टील स्ट्रक्चर। देखो आज मैंने दो पिक्चर्स रखी हैं, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, इसका बिहेवियर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। स्टील है और कंक्रीट है, ये क्या है, प्योरली स्टील स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टील स्ट्रक्चर। तो जब भी मैं यहाँ पर, जब भी हमारे ये जो लेक्चर हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में जो इमेजेस बनानी है, अगर बीम देखना है तो ये देखो, ये बीम हो गई, ये कॉलम हो गए, ठीक है, ये बीम हो गई, देखो ये बीम जा रही है, ठीक है, बीम हो गई, ठीक है, ये देखो ये रिवेट्स आपको दिख रहे होंगे, ये कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शंस आपके हो गए, ठीक है, ये देखो ये कनेक्शंस हो गए। आपको हमेशा ये इमेज अपने मन में रखनी है, ठीक है। जो भी हम थ्योरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्योरली स्टील को लेकर पढ़ रहे हैं, प्योरली स्टील को लेकर पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है आपको। ये इमेज से थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट आप लोग लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड या इलास्टिक कांसेप्ट। चलो पहली थ्योरी हम लोग देखते हैं, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, और इलास्टिक कांसेप्ट। वाई इलास्टिक कांसेप्ट, देखो वाई इलास्टिक कांसेप्ट क्या है, ये देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर परमिसिबल लिमिट्स में काम करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये अगर कोई स्टील की बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में हम क्या करते हैं, जो भी लोड आ रहा होता है हम इसी लोड के लिए डिजाइन करते हैं। पंचिंग शेयर स्ट्रेस, ये यशराज अभी देखो क्या बताऊं, मैं तो सही स्टार्ट ही किया है। ये जब हम कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करेंगे वहां पर बताऊंगा पंचिंग के लिए कैसे हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, आरसीसी के कांसेप्ट याद आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखो मैंने डब्ल्यूएसएम में क्या किया, देखो दो चीजें होती हैं, ठीक है, डिजाइन फिलॉसफी में दो चीजें होती हैं, डिजाइन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है लोड और एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ और लोड, ठीक है। तो डब्ल्यूएसएम में हम क्या करते हैं, जो लोड आने वाला है हम क्या निकालते हैं, जो लोड आपके पूरी डिजाइन लाइफ में जो लोड आएगा, ठीक है, हम उस लोड के लिए डिजाइन करते हैं। तो लोड क्या है, फॉर एग्जांपल पी लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं और जो स्टील है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, स्ट्रेंथ में आपने क्या किया, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, इसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टील की स्ट्रेंथ को कम मान के जब डिजाइन करेंगे तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टील ले सकता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 1 एमएम स्क्वायर स्टील 250 न्यूटन का लोड ले सकता है। आप क्या मान के चल रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप देखो अगर आप 250 यूनिट मान के चल रहे हैं तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कितने एरिया का स्टील ले दिया पी लोड रेजिस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट का स्टील ले दिया टू रेजिस्ट द पी लोड, ठीक है। अब एज पर डब्ल्यूएसएम आप क्या मान के चलेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चल रहे हैं स्टील कितना लोड ले सकता है, 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या माना कि 1 एमएम स्क्वायर का जो स्टील है वो 130 न्यूटन लोड ले सकता है, तो पी लोड रेजिस्ट करने के लिए कितना एरिया चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल 20 यूनिट का चाहिए, 20 यूनिट का। तो हुआ क्या आपने स्टील ज्यादा दिया, ठीक है, स्टील आपने ज्यादा दे दिया, ठीक है। ज्यादा देने से हुआ क्या, अगर पी में थोड़ा सा वेरिएशन अगर आएगा, यू विल बी ऑन द सेफर साइड, यस और नो। सो डब्ल्यूएसएम मेथड बेस्ड ऑन द वर्किंग लोड, वर्किंग लोड क्या है पी, ये पी लोड को इंक्रीज नहीं करते, जो लोड आएगा उसी लोड के डिजाइन करेंगे और स्ट्रेंथ को कम मान के डिजाइन करेंगे। बात समझ में आई, ये वाली चीज समझ में आई आप लोगों को। अरे भाई बताओ ये चीज समझ में आई, ये जो मैंने हिंदी में आपको इतनी सारी चीज बताई है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसके मैं पॉइंट दिखा देता हूं, ठीक है। तो आई होप देखो इसके मैं पॉइंट दिखा देता हूं, फिर आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दिस मेथड इज डिफाइंड ओनली फॉर, इज डिफाइंड ओनली अप टू, ठीक है, yield point of mild steel, ठीक है। दिस मेथड इज ओनली अप टू yield point of mild steel, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, ठीक है। तो ये मेथड जो है किसके लिए डिफाइंड है, देखो जैसे अगर मैं फिर से आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर बना के दिखाऊं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर है वो कैसा होता है, ये ऐसा होता है। सो दिस इज नथिंग बट yield point, ये आपका yield point है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, yield point पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस रेंज, यहां कहीं हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां देखो ये होता है, अब देखो यहां पर कितने पॉइंट्स होते हैं, एक तो पॉइंट होता है ए, एक पॉइंट होता है बी, एक होता है सी डैश और ये हो गया सी। ए पॉइंट इज नोन एज पहले कौन सा आता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पहले आता है, इलास्टिक लिमिट पहले आता है। पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सी पॉइंट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट को क्या मान लेते हैं, यील्ड होते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड yes Hooke's law is considered by because we are working on elastic range, ठीक है। हम कहां पर काम कर रहे हैं, fy में भी नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दे रहे हैं, ठीक है। fy में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फॉर एग्जांपल fe 250 की अगर मैं बात करूं तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है ना सिग्मा एसटी, आपने देखा होगा सिग्मा एसटी कितना होता है, 130 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए अब ये चीज 250 है तो 130 कहीं ना कहीं नीचे आएगा, तो Hooke's law डेफिनेटली Hooke's law इज वैलिड, ये तो असम्पशन होता है डब्ल्यूएसएम मेथड का, Hooke's law इज वैलिड, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, मतलब 250 ले सकता है, आप कितना परमिट कर रहे हो, 230 तो परमिट कर रहे हो, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो यार वर्किंग इन इलास्टिक रेंज, तभी तो ये मेथड कौन सा है, इलास्टिक कांसेप्ट बोलते हैं इसे, दिस नोन एज इलास्टिक कांसेप्ट, बात समझ में आया। सो दिस मेथड इज ओनली अप टू yield point of mild steel, ठीक है। मैक्सिमम yield point तक इसमें हम जाते हैं, yield point से नीचे ही रहते हैं इसमें, ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है यहाँ पर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज yield stress अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, yield stress अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दिस मेथड, ठीक है। मैक्सिमम yield तक जा सकता है, आप क्या कर रहे हैं उससे कम अलाउ कर रहे हैं, जैसे ये 250 है और 130, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेगा कि नहीं निकालेगा, लिखा आप लोगों ने, कितना पॉइंट लिखा, आगे बढ़ते हैं। द ओनली ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज क्या है इस थ्योरी का, ठीक है। द ओनली ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज लीजिए इसका क्या है, डिसएडवांटेज तो वैसे बहुत सारे हैं मगर मैं एक दो लिखा देता हूं। डिसएडवांटेज क्या है,
दो चीजों का डिसएडवांटेज है। एक तो क्या होता है, आपने इस पी लोड के लिए डिजाइन किया, इस पी लोड के लिए डिजाइन किया, अब मान लेते हैं एक्सीडेंटली एक और एक्सीडेंटली और लोड आ गए, तो आपने उसे कंसीडर किया नहीं, आपने सिर्फ पी लोड को कंसीडर किया, एक्सीडेंटल लोड को कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब अगर नियर फ्यूचर लोड फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है, वो आपने अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने जो स्टील की स्ट्रेंथ है 250 ले सकता है, यस। अनइकोनॉमिकल बहुत सारे डिसएडवांटेज है, बट मैं आपको एक दो दिखा देता हूं क्योंकि हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, यस। बहुत सारे डिसएडवांटेज है भाई, देखो लेटरल लोड्स आ गए, वो भी आपने कंसीडर नहीं किए, ठीक है। एक्सीडेंटल लोड्स आ गए, अर्थक्वेक आया, ठीक है, एक्सीडेंटल लोड्स आपके अर्थक्वेक लोड्स आ गए, तो एक्सीडेंटल लोड्स ही तो है, ठीक है। मान लेते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बीइंग जनरेटेड, तो वो आपके क्या होगा। और होता क्या है, स्ट्रेंथ आपने जब कम मानी, स्ट्रेंथ आपने कम मानी, स्टील जैसे कॉस्टली स्ट्रक्चर को भी आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो क्या हुआ, फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज नॉट यूटिलाइज्ड। बस ना, यस, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। डिसएडवांटेज लिख देते हैं, इस थ्योरी underestimate this theory underestimate the strength of structure, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और अनइकोनॉमिकल डिजाइन होता है, अनइकोनॉमिकल डिजाइन होता है आपका, ये चीज लिखिए फटाफट। अब बहुत बढ़िया, देखो अगला 5 मिनट आप लोग साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं डब्ल्यूएसएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को लिखा रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो होते हैं, यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, वहां पर आपको एज देंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम परमिसिबल लिमिट्स लिखेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल स्टील स्ट्रक्चर में मैक्सिमम परमिट कितना करेंगे वो हम देखेंगे। तो फटाफट साथ साथ लिख लीजिए आप मेरे साथ, ठीक है। इसको समझने वाली चीजें साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा एसी इसी को कितना होता है 0.6 एफवाई, मतलब एफवाई का 60% आप क्या कर रहे हो एक्सियल कंप्रेशन में। एक्सियल कंप्रेशन समझ सकते हैं ना, एक्सियल कंप्रेशन में 60% ऑफ एफवाई परमिट कर रहे हैं आप, देखो। तो आपने क्या किया, पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं करी, कौन इकोनॉमिकल डिजाइन होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 0.6 ऑफ एफवाई। और ये वैल्यू कहां यूज आएगी, अगर आप कॉलम या फिर स्ट्रट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां काम आएगी। तो दिस वैल्यू विल बी यूज्ड इन डिजाइन ऑफ कॉलम एंड स्ट्रट। अभी कॉलम और स्ट्रट में बहुत बढ़िया मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, यूज इन डिजाइन ऑफ कॉलम एंड स्ट्रट, नोट करके फॉर्म में आपको दिखा दूंगा। फटाफट लिखिए। दूसरी चीज क्या होती है, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब एक्सियल टेंशन में आप कितना परमिट करेंगे, सिग्मा एटी, एक्सियल परमिसिबल इन टेंशन, ये भी 0.6 एफआई होता है, 0.6 एफआई। ये वैल्यू कहां काम आएगी, यूज्ड इन टेंशन मेंबर, दिस वैल्यू इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। टेंशन मेंबर में ये वैल्यू यूज आएगी। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। थर्ड देखें, ठीक है, थर्ड देखते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अगर बेंडिंग के लिए आप किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे जहां टेंशन आ रहा है, अगर साइडिंग बेंडिंग टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, ठीक है, वहां पर कितना परमिट करेंगे, सिग्मा बीसी बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग कंप्रेशन बेंडिंग टेंशन, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा बीटी, इसे बीटी कर लेते हैं, ये बीटी इज इक्वल टू 0.66, 66% ऑफ एफवाई, 66% ऑफ एफवाई। ये वैल्यू कहां काम आएगा, इन द डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर, जहां पे फ्लेक्चर बेंडिंग होती है, फ्लेक्चर मेंबर्स, ये हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। पहले हम टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे, कंप्रेशन मेंबर, फिर हम फ्लेक्चर मेंबर डिजाइन करेंगे, ठीक है, सच एज बीम्स, ठीक है, पुर्लिन्स, प्लेट गर्डर्स, यहां पर ये काम आएगा। फोर्थ क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। और ये होता है सिग्मा बी सी इज इक्वल टू 0.66 एफवाई, 0.66 एफवाई, ये लिख लीजिए आप फटाफट। तो बेंडिंग कंप्रेशन सेम हो गए, जो फ्लेक्चर मेंबर होते हैं उनमें टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। लिखा सबने, ठीक है। अब एक चीज का आंसर मुझे आप यस नो में करेंगे, स्टील इज वीक इन, अरे अनिर्बान लेट हो गए तुम, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब आप लोग मुझे यस नो में करेंगे, स्टील इज वीक इन शियर, यस और नो, स्टील इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड टेंशन एंड वीक इन शियर, यस और नो, यस, ठीक है। तो अगर कोई चीज वीक है शियर में, तो उसमें परमिसिबल वैल्यू भी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, फिफ्थ, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ वी ए इज इक्वल टू 0.4 एफवाई, ठीक है। देखिए मतलब शियर में आप कितना परमिट कर रहे हैं, 40% ऑफ एफवाई परमिट कर रहे हैं, 40% ऑफ एफवाई परमिट कर रहे हैं भाई, बिकॉज़ स्टील इज वीक इन शियर। और जो लास्ट है, लास्ट इज मैक्सिमम परमिसिबल ठीक है। चलो नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, स्लाइड खत्म हो गई, नोट के फॉर्म में लिखिए। नोट के फॉर्म में क्या लिखना है, तो ये एक है, गुड इवनिंग यार पवन, गुड इवनिंग, ठीक है। एक कॉलम है, ठीक है, और इस पे पी लोड लग रहा है, ठीक है। और आपने क्रॉस सेक्शन कहां पर काटा, फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन आपने काटा दिस, और एक ये क्रॉस सेक्शन काटा, और एक यहां क्रॉस सेक्शन काटा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन 1 1, क्रॉस सेक्शन 2 2, और क्रॉस सेक्शन 3 3।
देखो जहां कहीं भी सेम मटेरियल मतलब सेम आपका सेक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 आपने सेक्शन काटा, ये एक ही सेक्शन है, इसके ऊपर भी देखिए, इसके ऊपर जस्ट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर आपने देखा, इसके जस्ट ऊपर भी यही सेक्शन है, इसके जस्ट नीचे भी यही सेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन 2 के जस्ट ऊपर अलग सेक्शन, 2 के नीचे अलग, ये अलग सेक्शन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नोन एज बियरिंग स्ट्रेस। बात समझ आ गई। सेक्शन 3 में देखिए, इसके ऊपर यही वाला सेक्शन, इसके नीचे यही वाला सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, सेम सेक्शन है तो उसमें क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। बट अगर अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल हो गए, अलग अलग सेक्शन हो गए, देन विल कॉल दिस कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नोन एज बियरिंग स्ट्रेस। समझ में आया ये चीज, नोट के फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये चीज मैं लिख देता हूं, दिस नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट, कंप्रेसिव स्ट्रेस एट, ठीक है, 1 1, ठीक है। ये क्या है आपका बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखो समझा रहा हूं, देखो आपने क्या किया, 3 3 के जस्ट ऊपर देखा यही वाला सेक्शन है, 3 3 के जस्ट नीचे देखा यही वाला सेक्शन है, तो क्या होगा, यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे, यहाँ बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ 2 2 पर क्या है, जस्ट इसके ऊपर दूसरा सेक्शन है, ये कॉलम है, यहाँ पर दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो 2 2 के नीचे कोई और सेक्शन है, 2 2 के ऊपर जस्ट ऊपर दूसरा सेक्शन, 3 3 के ऊपर देखिए क्रॉस सेक्शन कट किया ना, जस्ट इनफाइनाइट में बहुत छोटी डिस्टेंस के ऊपर आप गए, तो यहाँ पर यही सेक्शन है, यहाँ पर यही सेक्शन है, ठीक है। 3 3 ये सब वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू सारी डब्ल्यूएसएम के लिए है। जहां कहीं भी परमिसिबल वैल्यूज आती है ना, कितना परमिट करें, क्योंकि अभी मैं आपको ये कंप्लीट होगा पूरा डिफाइन कर दूंगा। 3 3 के ऊपर नहीं, इनफाइनाइट बहुत छोटी डिस्टेंस देखिए, बहुत छोटी 0.0001 mm, देखो इसके जस्ट 0.001 mm का क्या यही सेक्शन है, इसके 0.001 mm नीचे है यही सेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। 2 पर क्या हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इतना दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस। ये सब वैल्यू डब्ल्यूएसएम की है, सब वैल्यू डब्ल्यूएसएम की है। अब आ जाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, ठीक है। अच्छा एक और नोट लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रेट, नोट डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रेट, कॉलम एंड स्ट्रेट। फटाफट जितने लोगों ने आरसीसी पढ़ी है एक आंसर करेंगे, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज, क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ, 12 या 60, फटाफट आंसर करो यार। व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम, 12 और 60? अरे बढ़िया यार, बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया यार। देखो हुआ फायदा, एकदम से रैंडम क्वेश्चन दिया मैंने तो आप लोगों ने आंसर दिया यार, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट, अगर कॉलम है, व्हाट इज द लीस्ट स्लेंडरनेस रेशियो, लीस्ट स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 3 की 12, लीस्ट स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम के लिए, भले वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो मुझे उससे मतलब नहीं है, भले वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो मुझे उससे मतलब नहीं है। यस वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। चलो कॉलम और स्ट्रेट में, हाँ 3 नीचे पेडेस्टल, यस 3 नीचे पेडेस्टल, पेडेस्टल कैन बी आल्सो नोन एज द प्लेन कॉलम, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कॉलम, पेडेस्टल कैन आल्सो बी नोन एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट कॉलम, यस और नो, यस और नो, पेडेस्टल कैन बी कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट कॉलम। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग यार दिल जीत लेगा यार आज, बहुत बढ़िया, कसम से यार, बढ़िया रिवाइज करो यार, ये चीज बहुत बढ़िया यार, ठीक है। देखो कॉलम और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर, तो इसमें कंप्रेशन भी आ सकता है प्लस बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है, बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है, ठीक है। स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट आपको क्या होता है, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन ट्रस, स्ट्रेट इज अ कंप्रेशन मेंबर, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन ट्रस, ठीक है। अब ट्रस क्या होता है, ट्रस वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके सारे मेंबर्स पिन से कनेक्टेड होते हैं और बेंडिंग मोमेंट उसमें जीरो होता है। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा एंड नो बेंडिंग मोमेंट, नो बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज़ ट्रस में किसी भी मेंबर में बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। यस इट कैन बी इंक्लाइंड आल्सो, ठीक है, नो बेंडिंग मोमेंट, समझ आया, नो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और एक और नोट लिख लीजिए, स्टील में आपको ये भी आपको काम आएगा, ठीक है। और एक और चीज आप लिख लीजिए, ट्रसेस में जो टेंशन मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टाइज बोलते हैं, ठीक है। टाइज आपके जो होते हैं, these are the tension member used in truss, these are tension member, these are tension member used in truss। अब ट्रस में यूज हो रहा है, इसका मतलब टाइज आल्सो, टाइज में भी बेंडिंग मोमेंट जीरो, यस और नो, बेंडिंग मोमेंट जीरो, यस और नो, यस वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेंडिंग मोमेंट तो जीरो ही हो गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कितना परमिट कर रहे हो, यील्ड स्ट्रेस इतना इतना तक जा सकता है, आप कितना परमिट कर रहे हैं, बिकॉज, अच्छा प्रीवियस स्लाइड लीजिए, रिटन एवरीवन, बड़ी बहुत बढ़िया, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे, सोम के क्लास, अब यार वो थम्स अप आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, सोम की क्लास लिया, हाँ स्पेशल क्लास लिया यार मैंने। चलो यील्ड स्ट्रेस अपॉन, ये क्या है, वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल टेंशन, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेस का मतलब एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन, और एक्सियल टेंशन, तो ये वैल्यू कितनी है, Fy तक जा सकते हैं आप। और आप कितना वर्किंग स्ट्रेस, कितना परमिट कर रहे हैं, परमिशन वैल्यू कितनी है, 0.6 Fy है कि नहीं, तो 1 डिवाइड बाय 0.6 कितना हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.67। तो ये कई बार एसएससी जेईई स्टेट सर्विसेज में पूछा जाता है। तो आप स्टील स्ट्रक्चर का डब्ल्यूएसएम से डिजाइन कर रहे हैं, तो आप कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, 1.67 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, ये एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। दूसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरा भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जल्दी लिखो यार, ये कंप्लीट करना है, जल्दी लिखो भाई, एक घंटा बहुत कम पड़ता है यार। चलो बी, बी क्या हो गया, बी पॉइंट आपका क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग, फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। अब चाहे ये आपका क्या हो, बेंडिंग टेंशन हो, बेंडिंग कंप्रेशन हो, ठीक है। वर्किंग कितना है, बढ़ा दो, यील्ड स्ट्रेस आपका Fy है, और आप कितना परमिट कर रहे हैं, कर लूंगा भाई, कर लूंगा, कितना परमिट कर रहे हैं, 0.66 Fy कर रहे हैं, 0.66 Fy कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 0.66 कितना हो जाएगा, इट इज 1.5, 1 डिवाइड बाय 0.66 इज 1.5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टील स्ट्रक्चर इन बेंडिंग इज 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील स्ट्रक्चर इन बेंडिंग इज 1.5। बात समझ आ गई, सी देखते हैं, सी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, यील्ड आपका Fy है, परमिट कितना कर रहे हैं, परमिट बताइए कितना कर रहे हैं, 0.4 Fy, तो 1 डिवाइड बाय 0.4 कितना हो जाएगा, 2.5। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर इज 2.5। ये वैल्यू तीनों सोते जागते याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल टेंशन इज 1.67, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग इज 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर इज 2.5 इन डब्ल्यूएसएम, इन डब्ल्यूएसएम। बात समझ आई आप लोगों को, बात समझ आ गई। यहां पर अगर मैं आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूं, व्हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मोर फॉर
पहले तो आपको यस और नो में आंसर करना है, पहले आपको यस और नो में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर सोचिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है? इन स्टील स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सियल फोर्सेस इज मोर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग, यस और नो? यस, ठीक है, यस, ठीक है। अब पूछा कितनी वैल्यू होती है? एक्सियल के लिए 1.67, एक्सियल के लिए 1.67 एंड बेंडिंग के लिए 1.5। क्या रीजन होता है? क्या रीजन होता है? देखिए, जब भी डायरेक्ट स्ट्रेस लगते हैं, डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल टेंशन लगा, जो स्ट्रेस होते हैं, ये फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, अगर इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस लगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे होते हैं? ऑल द फाइबर्स आर स्ट्रेस इक्वली, ऑल द फाइबर्स आर स्ट्रेस इक्वली, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये आपका है डायरेक्ट स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे होते हैं? ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस आपके कैसे होते हैं? ये बेंडिंग स्ट्रेस इज लाइक दिस, बेंडिंग स्ट्रेस इज लाइक दिस, टॉप फाइबर आर स्ट्रेस मोर एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेस आर लेस, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, टॉप फाइबर ज्यादा स्ट्रेस है, आप अगर लोड बढ़ाओगे तो नीचे वाले फाइबर और हील हो जाएंगे, और लोड बढ़ाएंगे तो और हील हो जाएंगे, तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड। अगर आप थोड़ा ज्यादा लोड भी परमिट करते हैं, ठीक है, और उस लोड से अनसर्टेनिटी मतलब और ज्यादा लोड आ जाता है, तो टॉप वाले फाइबर भले फेल हो जाएंगे, बट बॉटम फाइबर उसे रेजिस्ट कर ले जाएंगे। बट डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है? ठीक है, यील्ड स्ट्रेस के बाद अगर आपका लोड बढ़ता है तो ऑल फाइबर आर स्ट्रेस इक्वल, पहले से ही सारे के सारे फाइबर स्ट्रेस हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डायरेक्ट स्ट्रेस में ज्यादा लगाते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस में कम लगाते हैं। बात समझ आई? बेंडिंग स्ट्रेस में हम कम लगाते हैं। क्लियर हो गई वाली चीज? ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, एक और अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से चीजें लिखी होंगी या समझी होंगी, आरसीसी स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया था, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत काम आएगा आपके। जब मैंने आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया, मेरा स्ट्रेस डायग्राम स्टील तक ही लिमिटेड था, हम नीचे नहीं आए, बट जब मैं स्टील स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना रहा हूं, माय स्ट्रेन डायग्राम और मेरा स्ट्रेस डायग्राम नीचे तक आ रहा है। ये बात समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? यस और नो? ठीक है, बहुत बेसिक चीज है यार, बहुत बेसिक चीज है, और ध्यान भी कम लोग देते हैं। जब मैं स्टील स्ट्रक्चर बनाता हूं, मेरा स्ट्रेस डायग्राम बॉटम तक आता है, मेरा स्टील स्ट्रेस डायग्राम बॉटम तक आता है। बट जब मैं क्या करता हूं कि जब मैं आपका आरसीसी स्ट्रक्चर बनाता हूं, मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहां तक आता है? ये स्टील तक आता है। व्हाई? रीजन इसका क्या है? बिकॉज़ इन एलएसएम वी वर्क ऑन, नहीं वी वर्क ऑन, एक तो आप ये बोल सकते हैं, अगर मैं डब्ल्यूएसएम की बात करूं, तो हम क्या करते हैं? हम इसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ठीक है, इक्विवेलेंट होमोजेनियस सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विवेलेंट होमोजेनियस सेक्शन। बट इसका जो करेक्ट आंसर है, चाहे डब्ल्यूएसएम हो चाहे एलएसएम हो, वी वर्क ऑन क्रैक्ड सेक्शन थ्योरी, वी वर्क ऑन क्रैक्ड सेक्शन थ्योरी। नहीं, क्रैक सेक्शन थ्योरी, क्रैक सेक्शन थ्योरी क्या कहती है? क्रैक सेक्शन थ्योरी बोलती है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड। और कंक्रीट अगर नेग्लेक्ट हो गया तो क्या चीज हो जाएगा? ठीक है, आपका इसका मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्ट्रक्चर जो है थ्योरेटिकली कहां पर है? सिर्फ स्टील तक ही है। ये भी नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्ट्रेस डायग्राम बनाइए, स्ट्रेन डायग्राम बनाइए आरसीसी में, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? यहीं तक बनाते हैं, स्टील के लेवल तक ही बनाते हैं। और जब स्टील में बोलते हैं तो हम पूरा बॉटम सॉफ्ट तक बनाते हैं, नीचे बेस ऑफ द बीम में सॉफ्ट तक बनाते नहीं बनाते, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि यहां पर स्टील तक आ रहे हो, वहां बॉटम तक आ रहे हो, ठीक है, वहां तो पूरा का पूरा स्टील है, कंक्रीट तो है ही नहीं। बस में आ गई। और आरसीसी में वी वर्क ऑन क्रैक सेक्शन थ्योरी। क्रैक सेक्शन थ्योरी क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका क्या होता है? कंक्रीट को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो थ्योरेटिकली आपका स्ट्रक्चर कहां हो गया? यहां तक हो गया, जहां तक स्टील। समझ में आया भाई? यस नो लिखो फटाफट। ये चीज समझ में आई या दोबारा रिपीट करूं? आई होप समझ आ गई होगी ये चीज। आरसीसी मैंने कई बार बताई हुई है ये चीज समझ आ जानी चाहिए। तो दिस फिनिशेस अवर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दिस फिनिशेस अवर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पुराना जो कोडल प्रोविजन है, ठीक है, अब जब हम कभी डिजाइन करेंगे, हम डब्ल्यूएसएम से, मैं आपको डब्ल्यूएसएम से बता दूंगा, एलएसएम से बता दूंगा। तो ये आज के हमने पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। तो कल की हमारी जैसी क्लास स्टार्ट होगी, हम दो चीजों पर फटाफट स्टार्टिंग के 15 मिनट हम क्या करेंगे? हम प्लास्टिक एनालिसिस देखेंगे, ठीक है, और हम एलएसएम देखेंगे, प्लास्टिक और एलएसएम देखेंगे, ये दो चीजें हम लोग देखेंगे। या फटाफट अभी 5 मिनट है तो प्लास्टिक और बता देता हूं मैं, टाइम बढ़ा दूंगा यार। मजा आ रहा है यार क्लास में? ये बताओ, मजा आ रहा है क्लास में? बेहतरीन लग रही है क्लासेस? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया। चलो तुम्हें पढ़ाने के लिए 3 नोट्स रेफर किए मैंने। देखो, एक ये नोट कॉपी है मेरे पास, एक ये नोट कॉपी है मेरे पास, और एक ये सीटी ये नोट कॉपी है मेरे पास, ठीक है। जहां से जो चीज अच्छी मिलती है वहां से मैं वो चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है, सेकंड थ्योरी, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है, और प्लास्टिक मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और प्लास्टिक मेथड, ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड और प्लास्टिक मेथड, ठीक है। तो देखो यहां पर हम स्टील कलर में स्ट्रेस डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी क्या कहती है कि आप यहां पर क्या करेंगे? देखो डब्ल्यूएसएम में क्या घाटा था कि हम स्टील की स्ट्रेंथ को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूएसएम मेथड में क्या घाटा था कि आप एफवाई में भी स्टील स्ट्रेंथ में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते थे, तो आपकी स्ट्रेंथ प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होती। तो प्लास्टिक थ्योरी क्या कहती है? प्लास्टिक मेथड क्या कहता है? ठीक है, कि यू गो अप टू द अल्टीमेट पॉइंट। हम क्या करेंगे? अल्टीमेट पॉइंट तक आ जाएंगे, ठीक है। हम अल्टीमेट पॉइंट तक क्या कहते हैं? अब स्टील को स्ट्रेस कर सकते हैं। तो जब हम अल्टीमेट पॉइंट तक आएंगे तो होगा क्या? जब हम अल्टीमेट पॉइंट तक आएंगे तो क्या होगा? तो देयर विल बी नो रिजर्व स्ट्रेंथ। पूरी की पूरी आपने स्टील की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। वी गो फॉर अल्टीमेट। तो जब मैं आपको प्लास्टिक मेथड से चीजें डिजाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है, जब हम प्लास्टिक थ्योरी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि हम क्या करते हैं? इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को क्या करते हैं? आइडियलाइज मान लेते हैं। ये आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन प्लास्टिक थ्योरी, वी अज्यूम आइडियलाइज्ड आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? देखो ये जो पॉइंट्स है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है, बी आपका क्या हो गया? इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, सी डी इज नोन एज यील्ड प्लेट्यू, ठीक है, यील्ड प्लेट्यू। ये आपका क्या होता है? यील्ड प्लेट्यू होता है कि नहीं? डी से ई पॉइंट, ये आपका पॉइंट होता है, ये आपका कौन सा होता है? डी से ई पॉइंट कौन सा होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। अपर यील्ड थ्योरी, अपर यील्ड थ्योरी से थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा यार। अपर यील्ड थ्योरी बाय प्लास्टिक और अपर यील्ड थ्योरी कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या, और ये क्या चीज है? नेकिंग रीजन, NECKING, नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज़ अब एज पर प्लास्टिक मेथड हम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट जाते हैं, ठीक है, अप टू। बट थ्योरेटिकली हम क्या अज्यूम करते हैं? हम क्या अज्यूम करते हैं? वी अज्यूम दैट कि अगर हम यहाँ तक जाएंगे, देखो यहाँ पर क्या यील्ड स्ट्रेस के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस 0.01 स्ट्रेस भी बढ़ाया, देयर इज अ लार्ज स्ट्रेन, देयर इज अ लार्ज स्ट्रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद क्या? और ज्यादा स्ट्रेन। अब स्टील स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन हम परमिट नहीं करते, तो हम क्या करेंगे? अपने स्ट्रेसेस को यहीं तक परमिट करेंगे, यहाँ तक। अगर मैंने इसे स्टार मार्क तक परमिट किया और इसको मैंने क्या कर दिया? आइडियलाइज इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इलास्टिक रीजन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। तो इलास्टिक प्लास्टिक थ्योरी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या एफवाई है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तक आ रहे हैं, स्ट्रेस कहां है? यहाँ तक है। तो एफवाई स्ट्रेस के बाद आपका क्या हुआ? बिना स्ट्रेस बढ़े हुए स्ट्रेन बढ़ गया। तो अब देखिए एज पर आइडियलाइज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यस और नो में आंसर करिएगा। एज पर आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी आर गोइंग अप टू द अल्टीमेट पॉइंट, यस और नो? एज पर आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एज पर आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी आर गोइंग अप टू द अल्टीमेट पॉइंट, यस और नो? तभी बुक्स वगैरह में लिखा होता है अल्टीमेट लोड मेथड, क्योंकि हम क्या करते हैं? अल्टीमेट लोड तक आ जाते हैं। अल्टीमेट लोड पे इतना स्ट्रेन हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इन प्लास्टिक मेथड, इन अल्टीमेट लोड मेथड वी आर गोइंग अप टू द अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। वैसे आप बोलेंगे सर अल्टीमेट पॉइंट तो यहाँ पर आता है, ठीक है, ये सर अल्टीमेट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। अल्टीमेट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या हो गया? ये स्क्रीन छोटी हो गई,
हाँ ठीक है अल्टीमेट पॉइंट तो आपका यहाँ पे, बट हम क्या करते हैं थ्योरेटिकली स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को हटा देते हैं। क्यों? बिकॉज़ हम इतनी ज्यादा स्ट्रेन परमिट नहीं करते। देखो इतना स्ट्रेन आ गया, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग में भी तो स्ट्रेन आ गया आपका, तो इतना ज्यादा स्ट्रेन परमिट नहीं करते, बिकॉज़ एक्सेल स्ट्रेन क्या होता है, विल लीड्स टू द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं यहीं तक परमिट करते हैं, यहाँ तक ही आते हैं और इसको एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेन बना लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर ये मेरा आइडियलाइज्ड स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी आर गोइंग अप टू द अल्टीमेट पॉइंट। फटाफट एक दो पॉइंट लिख लीजिए इसके, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, दिस मेथड इज डिफाइंड अप टू, यस ठीक है, yield back to the, yes yield back to the, yield back to the, बट हम थ्योरेटिकली क्या बोल देते हैं, वी गो अप टू द अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, दिस मेथड इज डिफाइंड अप टू अल्टीमेट पॉइंट, दिस मेथड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल सकते हैं। भाई अब जब आपने यही आइडियलाइज कर बना लिया, अल्टीमेट बोल लीजिए या फिर फ्रैक्चर बोल लीजिए, यही एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जहां पर फ्रैक्चर हो गया तो आप ऐसे बोल सकते हैं दिस मेथड इज डिफाइंड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, क्या एडवांटेज है इसके, फटाफट एक मिनट ये लिख लेता हूं। आई होप प्रीवियस स्लाइड लिखी होगी आप लोगों ने, बढ़िया ये लिख लीजिए, हाईली इकोनॉमिकल डिजाइन होता है। अब जब आप इतने ज्यादा स्ट्रेसेस परमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा लाइट इन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, स्मॉलर डायमेंशन बनेगा तो इकोनॉमिकल होगा, हाईली इकोनॉमिकल डिजाइन। ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज होता है इसका, कि जो हम लोग प्लास्टिक डिजाइन से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में फेल हो जाता है। क्या होता है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, हम लोग कल देखेंगे। मतलब या तो उसमें एक्सेस डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, या फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, फटीग क्रैक मतलब क्रीप आ जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब एक्सेस वाइब्रेशन आ जाएंगे। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, तो डिजाइन जो आपके बनेंगे स्ट्रक्चर, दिस मेथड STRUC स्ट्रक्चर डिजाइन फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। इकोनॉमिकल कैसे, क्योंकि देखो ना यार, आप क्या कर रहे हो, पहले आप क्या कर रहे थे 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, फॉर एग्जांपल 130 यूनिट का लोड आ रहा है आपके स्ट्रक्चर में, पहले आप क्या कर रहे थे 250 Fe 250 यूज करके परमिट कर रहे थे इतना, तो कितने एरिया का आपका कितना एरिया चाहिए, 1 mm स्क्वायर का आपको एरिया का स्टील चाहिए जो इतना एरिया परमिट कर लेगा। ठीक है, अब जब आप 250 तक आ गए हो, ठीक है, आप 250 तक आ गए हो, तो देखो 130 यूनिट के लिए कम चाहिए होगा कि नहीं होगा, भाई कम एरिया चाहिए होगा कि नहीं, एरिया कम होगा कि नहीं होगा। तो देखो स्टील क्या है, स्टील का अगर आप एरिया कम, आप इसी लोड के लिए कम एरिया अगर आप दे रहे हो तो आपका क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा कि नहीं होगा अभिषेक भाई, आप समझो ना भाई। फॉर एग्जांपल ये बीम बनाई आपने, ठीक है, इस पे 130 यूनिट का लोड आ रहा है, 130 यूनिट का, ठीक है, और कितना परमिट कर रहे हैं, 130 परमिट कर रहे हैं, 250 है और आप परमिट कर रहे हो 130, तो आपने क्या बोला, अगर मैं क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है 1 mm स्क्वायर रखूं तो ये मतलब रेजिस्ट हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक एनालिसिस से डिजाइन कर रहे हैं, प्लास्टिक एनालिसिस में क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग अप टू F5 मतलब 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक आ रहा है, मतलब 1 mm स्क्वायर 250 यूनिट का लोड ले लेगा। तो अगर आप 1 mm स्क्वायर से कम एरिया रखते हो क्रॉस सेक्शन का तो भी लोड रेजिस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एज पर आवर दिस थ्योरी। तो छोटा साइज बना कि नहीं बना इसके मुकाबले, तो ये आपको इकोनॉमिकल डिजाइन देगा कि नहीं देगा, बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताता हूं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है इसमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता, इसमें लोड फैक्टर होता है। ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम क्या करेंगे, इंडिटरमिनेट करेंगे, व्हेन वी आर डिजाइनिंग इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तब हम प्लास्टिक एनालिसिस का यूज करेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको प्लास्टिक एनालिसिस बताऊंगा, तो अभी आप एक नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता, यहां पर लोड फैक्टर होता है। इस पॉइंट को बहुत डिटेल में देखेंगे, लोड फैक्टर क्या होता है, अल्टीमेट लोड, हां कल समझा दूंगा, अल्टीमेट लोड अपॉन ये क्या हो गया आपका वर्किंग लोड। सो वी आर गोइंग अप टू द अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दूंगा ना, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ना यार, देखो हम क्या करते हैं कि जब हम डिजाइन करते हैं एलएसएम से, तो डिजाइन करते हैं अल्टीमेट पॉइंट तक, ठीक है, और चेक करते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं कल बताऊंगा। ये हमने वहां पर भी देखा था यार, अगर आप ध्यान करो, मैंने जब आप लोगों को स्लैब डिजाइन करना सिखाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एक्सेस डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, आप डिजाइन तो कर लेते हो फिर चेक करते हो कि डिफ्लेक्शन में फेल तो नहीं हो रही है, वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो कल मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को पूरा सिखा दूंगा। तो ये प्लास्टिक का मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइडलाइन दे दी है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्लास्टिक मेथड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और कल मैं आप लोगों को लिमिट स्टेट बताऊंगा और उसकी परमिशन वैल्यू बताऊंगा और कनेक्शन डिजाइन करना कल स्टार्ट कर दूंगा। तो कल से हमारी असली इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास नहीं होगा यार, तुम लोगों को पता नहीं लगता 1 घंटा कब बीत जाता है। फ्रैक्स मतलब ऐसा लगता है यार कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है, तुम लोग अगर बोरियत आ रही हो तो मुझे नहीं पता कि 1 घंटा तुम लोग को 10 घंटे बराबर लगता होगा, बट मुझे सच में पता नहीं चलता कि 1 घंटा कब बीत जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, चलो कल फिर मिलते हैं। चलो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, और कल हम दो चीज पढ़ेंगे, एलएसएम मेथड पढ़ेंगे, एलएसएम मेथड क्या होता है, दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग कनेक्शन डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।